हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका बड़ा भाई मनीष। स्वागत करता हूं मैं आपका आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल एकलव्य माइंड्स पे। हमेशा की तरह आज भी हम करेंगे 10 एमसीक्यूज और आज चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस और हम लोग पहुंच चुके हैं बेटा आज के पार्ट 3 पे। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं बेटा कि हम लोग क्वेश्चन देख करके जस्ट उसको टिक नहीं लगाएंगे बल्कि उसके डेप्थ में जाके उसकी रीजनिंग भी समझेंगे। पहला सवाल हमसे कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि एक प्लांट है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम। ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा। भाई ये कह तो रहा है कि वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करेगा, लेकिन कौन से पार्ट से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें समझना पड़ेगा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है। बेटा हम सब जानते हैं कि रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं, असेक्सुअल या फिर सेक्सुअल। असेक्सुअल मीन्स गैमेट्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे और सेक्सुअल में गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे। असेक्सुअल कई तरीके के हो सकते हैं, लाइक बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, रिजेनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करें तो हायर प्लांट्स में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव पार्ट से। आप बोलोगे सर ये वेजिटेटिव पार्ट क्या है। बेटा रूट, स्टेम और लीफ जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है उन्हें हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव पार्ट। खासतौर से अगर हम ब्रायोफाइलम की बात करें तो ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूसेस बाय लीव्स। ठीक है बेटा। यहाँ पे अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। बट आपके अंदर शायद थोड़ी सी चुल मच रही होगी कि सर जरा आप समझाओ कैसे। अब उसका भी मैंने आपके लिए प्रबंध कर रखा हुआ है। ध्यान से देखो बेटा, सपोज कि हमारे पास एक ब्रायोफाइलम प्लांट है। आप देखो यहाँ पे इसके मार्जिन्स पे यहाँ पे आपके नॉचेस नजर आ रहे हैं और इन्हीं नॉचेस पे ये प्रेजेंट होंगे एपीफाइलस बड्स। दैट मीन्स कि एक तरीके की एडवेंटिशियस बड्स हैं। ये जो लीफ है ना बेटा, ये लीफ जमीन पे गिर जाएगी एक वक्त पे ग्रेविटी के वजह से, और यहाँ पे बड्स बेटा देखो थोड़े से डेवलप हो चुके हैं प्लांटलेट्स के फॉर्म में, और यही यहाँ से जमीन से एंकरेज करेंगे इनके रूट्स और ये नए ब्रायोफाइलम प्लांट के रूप में डेवलप हो जाएंगे। इस तरीके से हमने देखा कि ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूसेस बाय मेरे प्यारे बच्चों लीव्स। चलिए मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। ये कहता है कि एडोलेसेंस में मीन्स आप कह लो कि प्यूबर्टी में, जाहिर सी बात है कि ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लेकिन इसका कहना है कि आप एक ऐसे चेंज बताओ जो खास तौर से बॉयज में सेक्सुअल मैचुरेशन की वजह से आता है। तो बेटा अगर हम लोग हाइट की बात करें तो हाइट तो सडन इंक्रीज दोनों में ही देखने को मिलती है, लड़कों में भी और लड़कियों में भी। वेट गेन की बात करें भाई तो हाइट इंक्रीज होगी तो थोड़ी बहुत तो वेट गेन हो ही जाएगी। और मिल्क टीथ की बात करें तो प्यूबर्टी की क्या बात है, ये तो प्यूबर्टी से पहले मिल्क टीथ जो है ना वो ब्रेक होने लगते हैं। खासतौर से अगर लड़कों में तो जल्दी ब्रेक होने की संभावना है, पकड़ के पीट वट देंगे दूसरे को, दांत वात तोड़ लेंगे अपना। हाँ लेकिन क्रैकिंग ऑफ वॉइस जो है ना ये आमतौर पर लड़कों में ही देखने को मिलेगी। मतलब कि आपने अपने क्लासेस में भी देखे होंगे कि कुछ बच्चों की जो आवाज़ है ना वो जल्दी ना फटे से होने लगते हैं, मीन्स आप कह सकते हो कि फटे हुए बांस की तरह। अच्छा एक आपके दिमाग में सवाल आया कि सर ऐसा क्यों कि लड़कों, जैसा कि हमने कहा था कि हम लोग रीज़न भी समझें कि ऐसा क्यों है कि लड़कों के ही आवाज़ जो है ना वो क्रैकिंग से लगने लगते हैं। अब देखो बेटा मैंने इसको समझाने के लिए आपके सामने एक डायग्राम रखा हुआ है यहाँ पे। ये डायग्राम लैरिंग्स और वोकल कॉर्ड का है। बेटा यहाँ समझने की कोशिश करो। ये देखो बेटा, ये जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है ये डायग्राम है लैरिंग्स का, दैट मीन्स कि वोकल कॉर्ड का, सॉरी साउंड बॉक्स का या वॉइस बॉक्स का। और इसी लैरिंग्स में जो आपको ये ओपनिंग नजर आ रही है, दिस ओपनिंग इज नोन एज ग्लॉटिस। और इनके साइड साइड में बेटा यहाँ पे देखो दो वोकल कॉर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं ना बेटा। मामला ये है कि वोकल कॉर्ड्स तो दोनों में ही होंगे, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी, लड़के में भी और लड़कियों में भी, लेकिन दोनों में ही वोकल कॉर्ड अगर बात करें तो प्यूबर्टी के पहले वो शॉर्ट होंगे, पतले होंगे और टाइट होंगे, लेकिन प्यूबर्टी के बाद वो हो जाएंगे शॉर्ट से लॉन्ग और वो थिन से थिक और साथ ही साथ टाइट से लूज। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये जो ट्रांजिशन है ये प्यूबर्टी के दौरान लड़कों में ट्रांजिशन ज्यादा नजर आएगी, में शॉर्ट से ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, थिन से वो ज्यादा थिक हो जाएंगे और टाइट से ज्यादा लूज हो जाएंगे। लेकिन वही गर्ल्स में उतना ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो लड़कों में जो ये अचानक से चेंज आता है तो जो वोकल कॉर्ड के मसल से उनको अडेप्ट करने में टाइम लगता है, तो थोड़े समय के लिए उनकी आवाज़ थोड़ी सी फट सी जाती है। बट हालांकि कुछ महीनों में या शायद कुछ सालों में वो मिला जुला के वापस से थोड़ी सी डीप तो हो जाएगी, लेकिन फिर से ठीक हो जाती है। तो यही वजह है मेरे प्यारे बच्चों कि हमने देखा कि जो क्रैकिंग ऑफ वॉइस है वो हमें मेल्स में ही देखने को मिलेगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि सवाल ये कि इनमें से कौन सा डिजीज ऐसा है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है।
खास तौर से अगर हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम लोग वेनरल डिजीज़ भी कहते हैं, तो ये ऐसे डिजीज़ हैं जो कि अनप्रोटेक्टेड, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या फिर अफेक्टेड नीडल्स वगैरह से या बॉडी के फ्लूइड्स वगैरह से ट्रांसमिट होते हैं, उन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं। कहता है कि इनमें से कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। अब बेटा आप लोग इन डिजीज़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे चार्ट बना रखा हुआ है। आप चाहे बेटा तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। तो सबसे पहले मैंने जो वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो आपके एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है, मैंने उसके जो इंपॉर्टेंट डिजीज़ है वो एक तरफ लिखा मैंने, और वो वायरस का नाम क्या है और उसके मेनली सिम्टम्स क्या होंगे। सबसे पहले बात करें एड्स, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी है। ये किससे होगा? तो एक वायरस है जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एक वायरल एसटीडी है, नाम है जेनाइटल हर्पीज, और उसके वायरस का नाम है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। एक एसटीडी है जेनाइटल वार्ड्स, और उसके वायरस का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। एक है हेपेटाइटिस बी, इसके वायरस का नाम है हेपेटाइटिस बी वायरस। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये तो मान लीजिए कि वायरल डिजीज हो गए, अब अगर एसटीडी में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में ही अगर हम लोग बैक्टीरियल डिजीज की बात करें, बैक्टीरियल, तो जो इंपॉर्टेंट नाम हमें जानने हुए गोनेरिया, और इसके बैक्टीरियम का नाम है निसेरिया गोनेरी। और एक है सिफिलिस, जो कि बेटा हमारे ऑप्शन में भी है, गोनेरिया भी हमारे ऑप्शन में है बेटा। तो सिफिलिस अकर्स बाई ट्रिपोनेमा पैलिडम। क्लेमाइडिया की बात करें तो इट अकर्स बाई क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। तो ये हमने बैक्टीरियल भी देख लिए। और प्रोटोजुअल और फंगल में कम से कम आप एक एक नाम याद रखना। प्रोटोजुअल में बेटा ट्राइकोमोनियासिस, इट अकर्स बाई ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। और फंगल में बेटा कैंडिडियासिस, कैंडिडा एल्बिकेंस। अब वापस बेटा अपने सवाल पे हम लोग आते हैं। अच्छा देखो बेटा, यहाँ पे हमने कौन कौन से नाम देखे, जरा ध्यान दो। हमने यहाँ पे एड्स देख लिया, यहाँ पे हम लोगों ने गोनेरिया देखा, सिफिलिस देखा, और यहाँ मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने, अच्छा यहाँ पे एक और चीज देख लो जरा, हेपेटाइटिस बी, है ना बेटा। अब जरा ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, अपने पास ऑप्शन में आप बोलोगे सर ये तो सारे ही आ गए, सिफिलिस भी आ गया, हेपेटाइटिस भी आ गया, HIV एड्स भी आ गया, गोनेरिया भी आ गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने ध्यान दिया था बेटा, तो यहाँ देखो तो वापस से मैंने यहाँ पे हेपेटाइटिस बी लिखा था, हेपेटाइटिस नहीं लिखा था। इसका मतलब ये कि जितने भी डिजीज आप में से आपने देखे अभी यहाँ पे, चाहे वो सिफिलिस हो, चाहे HIV एड्स हो, गोनेरिया हो, ये बात तो श्योर है कि सारे के सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हेपेटाइटिस में ओनली एंड ओनली जो हेपेटाइटिस बी है वही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, एंड मोस्ट ऑफ द हेपेटाइटिस वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होते हैं। बेटा आपकी क्लैरिटी के लिए मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा आपके लिए चार्ट बना के रखा है, अब आराम से बाद में पढ़ते रहना इसको। यहाँ पे देखो कि जो हेपेटाइटिस बी है वही मेनली अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से होगा, और मोस्ट ऑफ द बाकी सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, सो मानता हूं मैं कि हेपेटाइटिस बी सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है, लेकिन चूंकि हमारे पास यही बेटर ऑप्शन है, सो हेपेटाइटिस इज आवर करेक्ट आंसर। चलो बेटा, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल हमसे कह रहा है बाबू, बड़ा अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि एक आर्कीबैक्टीरिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि आर्कीबैक्टीरिया एक प्रिमिटिव, बहुत पुराना सा बैक्टीरिया है, जो कि बहुत रेजिस्टेंट होता है, बहुत बुरे से बुरे कंडीशंस को झेल सकता है। अब ये कह रहा है कि थर्मोफिलिक है। थर्मोफिलिक मीन्स कि ये बहुत हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है। तो भाई इसके डीएनए में कुछ रहा होगा ऐसा कि जो कि इतने हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। अब ये कह रहा है कि अगर मान लो कि हमने क्या किया कि इसके टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया, मतलब कि हमारे बस में तो है नहीं, लेकिन मान लो कि अगर इसके टेम्परेचर को, बाहर के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को अगर हमने घटा दिया, और अगर इसको जिंदा रहना है, अगर इसको सरवाइव करना है, तो आप बताओ कि आर्कीबैक्टीरिया में कौन से पार्ट में बदलाव आना चाहिए। सिंपल भाषा में बोलूं तो एक बैक्टीरिया है, बुरे से बुरे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को झेल सकता है, बट अगर अचानक टेम्परेचर लो हो जाए तो इस आर्कीबैक्टीरिया के किस पार्ट में चेंज आए कि बेचारा ये आर्कीबैक्टीरिया जिंदा रह सके, सरवाइव कर सके। तो बेटा जाहिर सी बात है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो सारा का सारा इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के पास है, और अगर डीएनए में कुछ चेंज आ गया तभी संभव है कि वो ऑर्गेनिज्म की जो आने वाले जनरेशन्स हैं वो बच सकें, या फिर वो भी बच सके, वो आर्कीबैक्टीरिया हो चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, बच सके। सो मेरे प्यारे बच्चों, डीएनए में अगर चेंज आएगा तो ही वो इनहेरिटेबल होगा, वो चाहे आने वाले जनरेशन को बचा सके या फिर खुद बच सके। सो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, डीएनए इज आवर करेक्ट आंसर। चलो बेटा, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमसे कह रहा है बाबू
कि प्लाज्मोडियम में डिवीजन के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो बेटा आओ देखो यहाँ पे डायग्राम देखो एक, तो मैं आपको बताऊं। अच्छा एक और चीज़ देखो, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा था मेरे प्यारे बच्चों कि जो रिप्रोडक्शन है ये कई तरीके का हो सकता है, असेक्सुअल, सेक्सुअल। असेक्सुअल में हम लोगों ने देखा था ना मल्टीपल फिजन। असल में जो प्लाज्मोडियम में आप अभी रिप्रोडक्शन देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, ये मल्टीपल फिजन ही है। अब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन कैसे होता है। मान लो कि हमारे पास ये एक पेरेंट प्लाज्मोडियम है, जब ये इसको रिप्रोड्यूस करना होता है ना, अपने बाहर में एक मजबूत सी दीवार बनाएगा, उसका नाम है सिस्ट। और अपने अंदर में ना ये न्यूक्लियस है ना बेटा, ये न्यूक्लियस कई बार डिवाइड करेगा। अच्छा अभी साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा है, बस ये न्यूक्लियस लगातार लगातार ऐसे डिवाइड करते जा रहा है। और अंत में क्या होगा कि ये सारे न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म मिल जाएगा। मींस पहले होगा न्यूक्लियर डिवीजन और लास्ट में होगा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, और अंत में ये पूरा का पूरा सिस्ट जो है वो रप्चर कर जाएगा और सारे के सारे प्लाज्मोडियम यहां से बाहर आ जाएंगे। अब इसको आराम से बाद में पढ़ लेना बेटा। सो अगर हम अपने ऑप्शंस पे गौर करें तो एक ऑप्शन यहां पे कह रहा है कि द न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड्स इनसाइड द सेल टू फॉर्म न्यू डॉटर सेल्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। चलो मेरे प्यारे बच्चों, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल हमसे कह रहा है बाबू राइजोपस की इस पर बात करेगा। अभी ये प्लाज्मोडियम की बात कर रहा था, अभी राइजोपस की बात करेगा। तो बेटा कह रहा है कि राइजोपस, हाउ डू स्पोर्स डेवलप इनटू राइजोपस। राइजोपस में जो स्पोर्स है वो राइजोपस में कैसे डेवलप करते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए पूरा का पूरा डायग्राम ही बना रखा हुआ है, ध्यान से देखो बेटा। ये स्ट्रक्चर है राइजोपस का। राइजोपस में क्या होता है ना कि हाइफी या माइसेलियम ये डेवलप करेगा और ऐसे ये स्फेरिकल सा ना ये स्ट्रक्चर बनाएगा, और इस स्फेरिकल से स्ट्रक्चर का नाम है स्पोरेंजियम। और इसके अंदर ढेर सारे देखो तो बेटा बहुत सारे इसने स्पोर्स बना रखे हैं ना, और इन स्पोर्स का नाम है स्पोरेंजियोस्पोर्स। और एक वक्त आएगा जब ये स्पोरेंजियम फट जाएगा और सारे के सारे स्पोर जो है बिखर जाएंगे। और यही ये स्पोर जब कहीं जा करके किसी सबस्ट्रेटम पे, किसी ब्रेड पे या किसी मॉइस्चर वाले जगह पे गिरेगा, तो यही स्पोर्स वापस से डेवलप करके नया राइजोपस बना देगा, है ना बेटा। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है देखो, कहता है कि इफ अ स्पोर लैंड्स ऑन अ मॉइस्ट एंड सुटेबल सरफेस इट स्टार्ट्स टू ग्रो। सो मेरे प्यारे बच्चों, अपने ऑप्शंस पे अगर हम लोग एक नज़र डालें तो हमें नजर आएगा, ये कहता है कि स्पोर्स लैंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एंड इंक्रीज विद देयर ग्रोथ इन साइज। सो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। ये हमसे क्या कह रहा है बाबू, ये हमसे कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ, पहली बात कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होना चाहिए और बडिंग से रिप्रोड्यूस करना चाहिए। मीन्स ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो कि दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो यूनिसेलुलर हो और दूसरा रिप्रोडक्शन करता हो बडिंग से। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, हाइड्रा, प्लेनेरिया, ईस्ट और स्पाइरोगाइरा। आइए देखते हैं कि इनमें से कौन सा यूनिसेलुलर है, कौन सा बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है, फिर कैसे रिप्रोड्यूस करता है। मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा बडिंग से रिप्रोड्यूस कर तो रहा है लेकिन मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर है नहीं। प्लेनेरिया की बात करोगे तो एक तो कि ये यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टीसेलुलर है, ऊपर से ये रिप्रोड्यूस करता है रीजनरेशन से। स्पाइरोगायरा की बात करोगे तो ये भी मल्टीसेलुलर है और रिप्रोड्यूस करता है फ्रैगमेंटेशन से। एक ही ऑप्शन है ईस्ट, जो कहता है कि भाई साहब मैं यूनिसेलुलर भी हूं और रिप्रोड्यूस भी करता हूं बडिंग से। सो ऑप्शन नंबर सी जो ईस्ट है हमारा, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप यहां पे देखो तो जो ईस्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। ये कहता है कि ट्यूबेक्टोमी इज कैरिड आउट बाय ब्लॉकिंग द। अब देखो बेटा, पहले तो आपको समझना पड़ेगा ट्यूबेक्टोमी है क्या। बेटा इसके लिए आपको एक शब्द जाननी पड़ेगी, उसे कहते हैं बेटा कॉन्ट्रासेप्शन। बेटा कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करना। दैट मीन्स कि इंटरकोर्स तो हो रहा है भाई, इंटरकोर्स तो हो रहा है बट प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। दैट मीन्स कि कपल्स आपस में इंटरकोर्स तो कर रहे हैं बट जो वुमेन है, जो फीमेल पार्टनर है, वो कंसीव नहीं करना चाहती हैं, वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हैं। तो कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं, कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। अब यहाँ पे मैंने आपके समझ को डेवलप करने के लिए एक काफ़ी बेहतर कंटेंट यहाँ पे आपके सामने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। कभी किसी और वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, फिलहाल शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मेनली दो तरीके के होते हैं, या तो टेम्पररी या फिर वो परमानेंट में टर्मिनल मेथड स्टेरिलाइजेशन।
अब परमानेंट मेथड दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वैसेक्टॉमी या तो ट्यूबेक्टॉमी। यहाँ पे देखो बेटा, वापस देखो, यहाँ पे आपने क्या लिखा था, ट्यूबेक्टॉमी, तो वापस आ गया ना यहाँ पे ट्यूबेक्टॉमी। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्यूबेक्टॉमी क्या है, तो अब तक आपको एक बात समझ आ चुकी होगी कि ट्यूबेक्टॉमी एक तरीके का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है और ये परमानेंट मेथड है, स्टेरिलाइजेशन की एक बार अगर ये कॉन्ट्रासेप्शन हो गया तो दोबारा वापस से रिवर्स नहीं हो सकता। अच्छा, ये किस में होगा बेटा, ये फीमेल्स में होगा, है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आपकी और क्लैरिटी के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, दैट मीन्स कि लगाया हुआ है। ट्यूबेक्टॉमी में यहाँ पे देखो बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ऑफ कोर्स आप जानते हो कि ये फेलोपियन ट्यूब है दोनों। फेलोपियन ट्यूब को बाबू यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको कट कर दिया गया और कट के इसको कट करके बांध दिया गया। अब बताओ तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो यहाँ से एग रिलीज होगा ना बेटा, कायदे से क्या होना चाहिए, इस एग को यहाँ से चले जाना चाहिए था यूट्रस में, लेकिन अब तो ये जाएगा ही नहीं, ये रास्ता ही ब्लॉक हो गया है। तो ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देने को कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी। अच्छा, मेल्स में अगर सर ऐसा करना हो तो हम क्या करेंगे, मेल्स में जो वास्ट डिफरेंस है, जो यहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है, स्पर्म को जो यहाँ से जाना था उसके रास्ते को ब्लॉक कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे वास्ट डिफरेंस को कट करेंगे और यहाँ पे टाई कर देंगे, तो यहाँ से वापस जो है स्पर्म वहाँ पे जा ही नहीं पाएगा। तो मेल्स में बोलेंगे वैसेक्टॉमी। मैं बच्चों को ऐसे याद कराता हूँ बेटा कि टॉमी आप याद रखो कुत्ते से, और कुत्ते से हमें डर किस बात का है कि काट लेगा। अरे भाई साहब, कुत्ता क्या काट लेगा, कुत्ता काट लेगा वास्ट डिफरेंस, तो वैसेक्टॉमी। तो वास्ट डिफरेंस काट दिया तो वैसेक्टॉमी। अच्छा, इनको क्या डर है भाई इस फीमेल को कि कहीं कुत्ता फेलोपियन ट्यूब ना काट दे, दैट मीन्स की ट्यूबेक्टॉमी। सो हमने देखा कि ट्यूबेक्टॉमी, बेटा इसको सीरियसली ना लेना, जैसे इस जोक, कि ट्यूबेक्टॉमी का मतलब यह है कि फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया गया। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर अपने क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएं, ये कहता है कि ट्यूबेक्टॉमी इज कैरिड आउट बाय ब्लॉकिंग द, तो ये हो जाएगा ओविडक्ट, क्योंकि ओविडक्ट को बेटा फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। ठीक है बाबू, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमसे कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, डज नॉट रिप्रोड्यूस, कहता है कि इनमें से कौन सा स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। अब इन चारों ऑप्शंस को मैंने यहाँ पे डिटेल्स में एक व्यू दिया हुआ है आपको, आइए एक एक करके सबको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका पहला ऑप्शन था पेनिसिलम, बेटा पेनिसिलम तो डेफिनेटली स्पोर से ही रिप्रोड्यूस करेगा, और इसके स्पोर्स को बोलते हैं कोनिडिया। याद रख ला, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो बेटा, जो चेन्स में यहाँ पे छोटे छोटे बन रहे हैं ना बाबू, इनको हम लोग कहते हैं कोनिडिया। ये कोनिडिया यहाँ से रिलीज होंगे, जाके कहीं सबस्ट्रेट पे गिरेंगे और वापस वहाँ से नए पेनिसिलम बनेंगे। तो भाई साहब पेनिसिलम तो स्पोर से ही डेवलप करेंगे। यहाँ पे आओ, माइक्रोफंगस, बेटा मोस्ट ऑफ द फंगस जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं उन्हें माइक्रोफंगस कहते हैं, वो भी स्पोर से ही डेवलप करते हैं। राइजोपस भी एक तरीके का फंगस ही है बेटा, ये भी स्पोर से डेवलप करेगा। और थोड़ी देर पहले हमने देखा भी था कि यहाँ पे देखो बाबू, ये जो है ना, यहाँ पे बाहर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाएगा, इसका नाम होता है स्पोरेंजियम, और इसके अंदर जो आपको स्पोर्स नजर आ रहे हैं बेटा, इसे हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। तो ये भी स्पोर से डेवलप करेगा। इसका मतलब कि पेनिसिलम भी स्पोर से डेवलप करेगा, माइक्रोफंगस भी, राइजोपस फंगस भी। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि स्पोर से डेवलप नहीं करेगा, वो हमारे पास बच गया ईस्ट फंगस। बिकॉज आप सब जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ईस्ट जो है ये बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है। आप यहाँ पे डायग्राम देखो कि बाहर में एक बड बनेगा और ये बड धीरे धीरे यहाँ से बड ऑफ कर जाएगा कि सबस्ट्रेट पे गिरेगा और वहां से वो डेवलप कर जाएगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, जो ईस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, इज आवर करेक्ट आंसर। सो ईस्ट फंगस डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, और ईस्ट फंगस रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। चलिए मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन। ये सवाल हमसे कह रहा है बाबू कि वेरिएशन अकर्स एज अ रिजल्ट। अब देखो भाई, एक बात तो समझ लो यार कि वेरिएशन कब आएगा। ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब मियोसिस होगा, और मियोसिस कब होगा, जब गैमेट का बनना होगा। और गैमेट कब बनेगा, गैमेट तब बनेगा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो आप बताओ यहां से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आवर करेक्ट आंसर। सो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जैसा कि मैंने कहा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग जस्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और टिक लगा देंगे, हर क्वेश्चन के डेप्थ में जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को दोबारा देखो, जो आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम्स या चार्ट्स ठीक लगते हैं उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके बेटा, सो अभी चलते हैं, फिर लौट के मिलते हैं।